नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दूसरी तिमाही में इन्फोसिस के नतीजे अनुमान के मुताबिक 5,638 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 6,021 करोड़ रुपए का मुनाफा। एट्रिशन रेट भी 1% घटा। कंपनी ने FY23 के रेवेन्यू आउटलुक बढ़ाया। वीकली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। बैंकिंग, रियल्टी, IT शेयरों में गिरावट। सेंसेक्स 391 और निफ्टी 109 अंक गिरा। 2030 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में गति शक्ति से मिलेगी मदद। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले पीयूष गोयल, गति शक्ति से सालाना 10 लाख करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगी। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज बटे। दोनों जजों ने दिया अलग अलग फैसला। अब चीफ जस्टिस बनाएंगे बड़ी बेंच। अब 5 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से हिमाचल का सफर। पीएम मोदी ने ऊना टू दिल्ली वंदे मातरम एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। IIT ऊना समेत कई और विकास योजनाओं की सौगात। केजरीवाल सरकार पर NGT ने लगाया 900 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। कचरे के निपटारे में नाकामी पर कार्रवाई। कहा जनता की सेहत को पहुंचा नुकसान। और 7वीं बार महिला एशिया कप जीतने से बस एक कदम दूर टीम इंडिया। सेमीफाइनल में थाईलैंड को 74 रनों से हराया। 15 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला। अमेरिका में महंगाई सितंबर में अनुमान से ज्यादा रही है। अभी अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आए हैं। कल ही भारत के आंकड़े आए थे और मैं देखा 7.5% महंगाई रही थी। और अब अमेरिका से जो डेटा अभी आया है उसके मुताबिक वहाँ अनुमान से ज़्यादा सितंबर के आंकड़े आए हैं महंगाई के। और जाहिर सी बात है कि इसका नतीजा आपको फेड की बैठक पर भी देखने को मिलेगा। और US में 0.3% का अनुमान था, 0.4% आई है। कोर महंगाई 0.6%, 0.5% का अनुमान था। तो ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये मंथ ऑन मंथ महंगाई के आंकड़े हैं। 0.4%, 0.6% कोर महंगाई। और इसका असर जैसा कि मैंने आपको बताया फेड की रेट्स पर पड़ेगा। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फेड रेट्स बढ़ाएगा ही और उसके बाद दुनिया भर में इसका असर दिखेगा। और बढ़ते खबरों में आगे, कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बेंच में सुनवाई का फैसला किया है और चीफ जस्टिस बड़ी बेंच बनाएंगे। दरअसल हुआ ये कि आज 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया, लेकिन ये स्प्लिट वर्डिक्ट यानी बटा हुआ फैसला था। दोनों जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया ने अलग अलग राय दी है। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया गया। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था? 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर फैसला दिया था। वो छात्राओं की याचिका ये थी कि क्लास के अंदर उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने इस याचिका को ठुकरा दिया। हाईकोर्ट का कहना था कि हिजाब पहनना इस्लाम के आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर। और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है। और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है।
कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते हुए उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही वो सारे एसएलपी को अलाउ किया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर एनजीटी ने 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। एनजीटी ने दिल्ली में ठोस कचरे को निपटाने में सरकार की नाकामी के बाद ये एक्शन लिया है। एनजीटी का कहना है कि दिल्ली में महंगी सार्वजनिक जगहों पर भी कचरे के ढेर लगे हैं और ये पर्यावरण आपातकाल की तरह है। ट्रिब्यूनल का कहना है कि कूड़े के ढेर से मीथेन और दूसरी हानिकारक गैसें निकल रही हैं। 3 लैंडफिल गाजीपुर, भलसवा और ओखला में करीब 80% कचरा पुराना है और इसे हटाने में सरकार फेल रही है। एनजीटी का कहना है कि सरकार ने नागरिकों और पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दौरे पर देश को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। ऊना से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल के ऊना के पास अंदौरा से नई दिल्ली तक चलेगी। इससे दिल्ली से ऊना का सफर 3 घंटे कम हो जाएगा। 412 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में पूरा होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने बल्क ड्रग पार्क और आईआईटी ऊना समेत कई करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखी। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। ये भी सोचिए, देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। और अब बात करते हैं मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और इस उतार चढ़ाव के बीच बाजार फाइनली गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 391 पॉइंट गिरकर 57,235 पर और निफ्टी 109 पॉइंट गिरकर 17,014 पर बंद हुआ। एफएमसीजी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में दबाव देखा गया। फार्मा, मेटल शेयरों में हल्की बढ़त रही। मार्केट का हाल समझते यतीन मोता से। यतीन, अब बताएं सबसे पहले कि हाईलाइट्स क्या रही आज मार्केट की। तो देखिए, आज अगर बाजार के सेटअप की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से ये काफी वीक चल रहा है और आज भी अगर हम देखें तो 17,000 के आसपास का क्लोज आपको निफ्टी पे आता हुआ दिखाई दिया। सेक्टर्स में अगर हम देखें तो केवल फार्मा और मेटल, ये दोनों ही सेक्टर्स में हल्की फुल्की बाइंग दिखी। बाकी सभी के सभी सेक्टर्स में आपको बिकवाली आती हुई दिखाई दी, खास करके ऑटो, एफएमसीजी और बैंक शेयर्स में। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 1:2 के आसपास रहा, यानी 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर्स थे। और जो आज यूएस में महंगाई दर आने वाली, यानी इन्फ्लेशन के आंकड़े जो आने वाले हैं, उस पर पैनी नजर रहेगी, क्योंकि वो एक फैक्टर है जहां मार्केट का फोकस है, क्योंकि वही तय करेगा कि यहां से आगे यूएस फेडरल रिजर्व किस हिसाब से ब्याज दरें फिक्स करता है। तो आज का जो इन्फ्लेशन डेटा है उसके आने के पहले पहले बाजार में थोड़ा बहुत मंदी का माहौल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन। और पीएम गति शक्ति योजना से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद मिलेगी, ये कहना है केंद्रीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि इस योजना से सालाना करीब 10 लाख करोड़ की बचत होगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति के लॉन्च हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान क्या अचीवमेंट इस प्रोजेक्ट ने किया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल जी। सर, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से कल्पना थी, अवधारणा थी, ज़मीन पे उतरा और क्या इस वक्त हम देखें तो इस को लेकर अचीवमेंट हमने हासिल किया है? मैं समझता हूँ जरूर एक इंस्पिरेशनल विजन को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की और जो आज 1 वर्ष पूरे होने पे इसके जो आउटकम्स, इसके बारे में जो आज चर्चा में भी लोगों ने कहा
क्या क्या लाभ लोगों ने लिए हैं, कैसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में इससे कई ऐसी चीज़ें हैं जो 2-2 साल लगती थी, जो 1-1, 2-2 दिन में पूरी की गई हैं, जो उदाहरण लोगों ने शेयर किए और जो अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, नए नए सेक्टर्स जुड़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ ये भारत के भविष्य को डिफाइन करने वाला एक अनोखा प्रयास है। शुरुआती आकलन में कितने % की सेविंग हो पा रही है इसमें अगर देखें तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की? अब विश्वास हमारा और मजबूत होता जा रहा है कि इसके कारण लॉजिस्टिक सेक्टर में जो आज 13-14% खर्चा माना जाता है देश में होता है हमारे जीडीपी का, उसको सिंगल डिजिट में लाने का हमारा प्रयास है। दिखने लगा है कि संभव होगा और उसके कारण आज की अर्थव्यवस्था में ही लगभग अगर कैलकुलेट करें तो 10 लाख करोड़ रुपए सालाना बच सकते हैं। और अगर भारत के भविष्य को देखें और भारत की जो एक अपनी आगे की योजनाएं हैं, भारत की जो क्षमताएं हैं, तो आगे चल के लाखों करोड़ रुपए इसमें हर वर्ष बचेंगे। और जब 2047 में हम चाहते हैं कि भारत एक विश्व शक्ति बने, एक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, भारत में खुशहाली हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि ये पीएम गति शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें होने जा रहा है। वो फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की बिक्री में जोरदार इजाफा हो रहा है। सियाम के सितंबर डेटा के मुताबिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बिक्री में 92%, पैसेंजर कार की बिक्री में 122% बढ़त देखने को मिली है। और सितंबर में टू व्हीलर की कुल बिक्री 17,40,000 यूनिट रही। फेस्टिव सीजन में ऑटो सेक्टर की उम्मीदों और चुनौतियों पर सियाम के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। कमर्शियल व्हीकल में आउटलुक बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो रिप्लेसमेंट्स पिछले सालों में नहीं हुई थी, रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन या दूसरे और प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, तो उसके कारण से जो कंस्ट्रक्शन ट्रक्स है उनकी डिमांड में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और जैसा कि हम इस साल की इकॉनमी का आउटलुक हमारा है 7% ग्रोथ का, तो 7% अगर ग्रोथ होती है तो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली इकॉनमी से जुड़ी हुई है, तो इसलिए अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। जब कीमत बढ़ती है, अगर कॉस्ट बढ़ती है गाड़ियों की, तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ानी ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं तो कंपनीज कैसे ऑपरेट करेंगे। तो जब भी नॉर्म्स के ऊपर जो आएंगे नए नॉर्म्स, तो उसके कारण से जो कॉस्ट बढ़ती है, तो हर कंपनी जो है वो उसके ऊपर व्यू लेती है और हर कंपनी अपना डिसीजन लेती है कि कितना उनको प्राइस रखना चाहिए। दिवाली में ड्राई फ्रूट और मिठाई देने का रिवाज है। इस मौके पर मेहमान आपके घर आए या आप किसी के घर जाएं, तब भी मिठाई साथ में और ड्राई फ्रूट साथ में जाती है। इस बार ड्राई फ्रूट और मिठाई की बास्केट का कैसा है ट्रेंड, बता रहे हैं केतन जोशी। आम हो या खास, लेकिन दीपावली सबके लिए काफ़ी यादगार त्यौहार होता है और इसीलिए हर साल जो हम गिफ्ट देते हैं या मिठाइयाँ देते हैं उसका एक ट्रेंड रहता है। इस बार ड्राई फ्रूट्स और मिठाई का जो बास्केट बनेगा वो अलग अलग ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक ड्राई फ्रूट शेप का ही बास्केट है। जूट का एक अलग बास्केट बना है, ये एक घूमता फिरता व्हील है, इसके अंदर भी आप मिठाइयाँ या ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। और अगर और मेमोरेबल बनाना है तो ये एक संदूक के आकार का भी यहाँ पर बास्केट बना हुआ है, तो ये काफ़ी प्रचलित है। आइए हम इस शोरूम के ओनर से बात करते हैं, चरणजीत से। बताइए इस बार कौन सा ये ट्रेंड कर रहा है, खासकर जो हम बास्केट दीपावली में लोगों को देते हैं गिफ्ट के तौर पर, चाहे उसमें मिठाइयाँ हो या ड्राई फ्रूट्स? सर, अगर ट्रेंड की बात करें ये बार, तो कस्टमर्स क्लासिक के साथ एक ब्लिंग पसंद कर रहे हैं हमारे वहाँ पे। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो तकरीबन 400 रुपये से लेके 10,000 तक की पूरी एक वास्ट प्राइस रेंज हमने रखी हुई है, जहाँ पे कस्टमर आके अपने अपने तरीके की चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करूँ तो मिठाइयों से लेके नमकीन, ड्राई फ्रूट से लेके कुकीज़ और चॉकलेट्स हो गया, फिर जिस तरह से हमारे पास अलग अलग दूसरी रेंज है हेल्दी नमकीन्स में, हेल्दी प्रोडक्ट्स में, वो काफ़ी एक अलग रेंज बढ़ जाती है। अगर मैं सर हैम्पर क्यूरेशन की बात करूं
तो तकरीबन मोटा मोटी सर 5000 से ज़्यादा तरीके के हैम्पर आप यहाँ पे आके बना सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी जो हमने बताई उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी अपने जो पसंदीदा लोग हैं या आम और ख़ास है उनको इस तरह से हैम्पर में और अच्छे बास्केट में अगर स्वीट और नमकीन देंगे तो ये त्यौहार और भी यादगार बन जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। दिवाली के मौके पर इस बार कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों की चांदी है। 2 साल के बाद बाजार में टीवी, स्मार्टफोन, फ्रिज और होम अप्लायंस की अच्छी मांग दिखाई दे रही है। रिटेलर्स और कंपनियों को इस बार 50% ज्यादा बिक्री की उम्मीद है। इस बार बाजार फेस्टिव ऑफर्स और डिस्काउंट से पटा हुआ है। खास तौर पर स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और होम अप्लायंसेज में कैशबैक और 0 डाउन पेमेंट, आसान EMI और फ्री एश्योर्ड गिफ्ट जैसे ढेर सारे ऑफर्स हैं। मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर विजय सेल्स के मुताबिक इस बार ग्राहक लेटेस्ट और अपडेटेड मॉडल्स पर फोकस कर रहे हैं। और जहां तक ऑफर्स का सवाल है, इस बार जो मेन फोकस जो ऑफर्स कंपनीज का है, फ्री गिफ्ट्स हैं ही। आपके हर चीज, हर मोर और लेस हर एक कुछ ना कुछ कैटेगरी में फ्री गिफ्ट है। जैसे अगर आप टीवी देखेंगे तो उसमें कई प्रीमियम टीवीज में मोबाइल फ्री है और साउंड बार्स या तो फ्री आ रहे हैं या वैल्यू एडेड ऑफर्स में आ रहे हैं। फ्रिज वगैरह में भी आपके ऑफर्स चल रहे हैं। बट जो मूल्य जो सबसे ज्यादा इस बार फोकस जो हम सब ने किया है, ब्रांड्स ने और विजय सेल्स ने, सबने रिटेलर्स ने मिलके, वो किया है EMI ऑफर पे। सैमसंग, LG, हेयर और पैनासोनिक जैसी कंपनियों ने इस बार दिवाली के लिए LED टीवी, एयर कंडीशनर्स और स्मार्टफोन में नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं। खास बात यह है कि लेटेस्ट और नए मॉडल्स पर भी कैशबैक जैसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अक्रॉस कैटेगरीज हम देख रहे हैं, जैसे कि 4K टेलीविजन्स या स्मार्ट टेलीविजन्स या इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, उनकी सेल में अच्छा इजाफा है। सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, दैट कंज्यूमर्स आर अपग्रेडिंग एंड चूजिंग मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। व्यापारियों की संस्था कैट के एक अनुमान के मुताबिक इस बार दिवाली के मौके पर 75,000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और प्याज की महंगाई सरकार की चिंता बढ़ा रही है। फेस्टिवल सीजन और बेमौसम की बरसात ने एक हफ्ते में प्याज के दाम 5 रुपए ऊपर खींच दिए हैं। प्याज की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक्शन में भी आ गई है। रिटेल लेते असीम मनचंदा के पास चलते हैं। बताएं असीम, सरकार क्या कर रही है और ये ट्रेंड क्या कह रहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों के अंदर बेमौसम बारिश जो हुई है, जिसके चलते प्याज की फसल जो है वो खराब हुई है और प्याज के दाम जो है बढ़ने लगे हैं। अगर मैं लासल गांव की बात करूं तो पिछले एक हफ्ते के अंदर प्याज की कीमतों में 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। जल्दी ये बढ़ोतरी आपको रिटेल प्राइसेस में भी जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार इस बार पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने इस साल 2.5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक जो है वो बनाया था। अब सरकार इसको खुले बाजार में बेचने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये प्याज जो है राज्यों को 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है वो दिया जा रहा है। अब तक नेफेड जो है करीब 27,000 टन प्याज जो है बाजार में बिक्री के लिए जो है बेच चुका है। तो इससे प्याज की कीमत जो है नहीं बढ़ेगी। त्योहारों के दौरान प्याज आपको जो है वो नहीं रुलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। इधर देश में फर्जी सर्टिफिकेट वाले थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट बिक रहे हैं। डिवाइस इंडस्ट्री ने स्वास्थ्य और वाणिज्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर फेक सर्टिफिकेशन के जरिए लोगों को चूना लगाने के धंधे पर रोक लगाने की मांग की है। मास्क, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो या फिर मेल फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसकी क्वालिटी की गारंटी ये देखकर कतई तय ना करें कि इस पर US FDA अप्रूव्ड लिखा है या CE या फिर ISO 9000 सर्टिफाइड लिखा है। यही नहीं, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल ड्रेसिंग, IV सेट, कैनुला, सीरिंज, कोरोनरी स्टेंट्स, ऑर्थोपेडिक और डेंटल इम्प्लांट की क्वालिटी भी संदेह के घेरे में है। ऑल इंडिया मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने सरकार को चिट्ठी लिखकर देश में बड़े पैमाने पर चल रहे फेक या काउंटर फिट सर्टिफिकेशन के गोरखधंधे पर नकेल कसने की मांग की है। जो सर्टिफिकेशन बॉडीज अक्रेडिटेड है भारत QCI NABCB से, वो तो ऑथेंटिक होती हैं। उसके अलावा जितनी भी सर्टिफिकेशन बॉडीज आप देखते हैं, अगर वो IAF या NABCB क्रेडिट नहीं है तो वो
नॉन ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं और परचेजर्स को मिसलीड करती हैं। इसके बारे में हमने भारत सरकार को लिखा है कि ऐसी सर्टिफिकेशन बॉडीज को इलीगल के तौर पे प्रोसिक्यूट करा जाए और अगर लेजिस्लेशन निकालने की जरूरत है तो लेजिस्लेशन और लॉ निकालें। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के मेडिकल डिवाइस बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स अक्सर फेक सर्टिफिकेशन का सहारा लेते हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। 2023 तक सी क्लास मेडिकल डिवाइसेस को कंप्लाई करना होगा और 2024 तक डी क्लास मेडिकल डिवाइसेस को कंप्लाई करना होगा। और वहाँ पे ये कहा गया कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो लैब्स हैं वो इनको टेस्ट करेंगे। तो उस तरह से इस पूरे इकोसिस्टम में QCI की भी भागीदारी है। और अब हमको ये लगता है कि हिंदुस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग अब स्टार्ट हो गई A क्लास, स्पेशली A क्लास और B क्लास में, वहाँ पे एक अल्टरनेटिव लोगों को अब मिल रहा है कि ये हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। घरेलू मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने मांग की है कि विदेशी US FDA या CE सर्टिफिकेशन की बजाय घरेलू सर्टिफिकेशन का विकल्प दिया जाए। इधर महिला क्रिकेट टीम इंडिया 7वीं बार एशिया कप जीतने से बस एक कदम दूर है। महिला क्रिकेट टीम ने आज बांग्लादेश में हुए सेमीफाइनल में थाईलैंड पर शानदार जीत दर्ज की। भारत ने थाईलैंड को 149 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन थाईलैंड की टीम 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 74 रनों पर सिमट गई। अब भारतीय टीम 15 अक्टूबर को फाइनल खेलेगी। इसमें भारत की टक्कर श्रीलंका से होगी। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। वहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया। आम श्रद्धालुओं की भांति मुकेश अंबानी ने भगवान नारायण के दर्शन किए। बद्रीनाथ दर्शन के बाद वो केदारनाथ पहुंचे, जहां मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया। मुकेश अंबानी ने केदारनाथ में दर्शन के बाद की बाबा केदार की पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ को दिए 2.5 करोड़ रुपए की दान राशि। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज़ 18 के सौजन्य से। आज सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ है, तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं करवा चौथ की तस्वीरों के साथ। नमस्कार।